बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम से टी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ और आपकी मेज़बान शदीद गलाकर आपके साथ चाय के साथ प्रोग्राम के लिए हाजिर है। अभी बाहर सूरत हाल बड़ी खौफनाक है। खौफनाक के साथ साथ मुझे लगता है कि अगर आप बाहर जाएंगे तो ये दर्दनाक भी हो जाएगी। अब क्या कर सकते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला ने थोड़ा सा शायद रहम किया है और हवाओं का रुख बदलने लगा है। बारिश के कुछ इम्कानात ज़ाहिर हुए हैं, बट अभी जो बाहर वाला मंजर है ना, अगर आप देख ले अपने अपने घर से बाहर निकल के, आई डोंट नो, जब मैं आई थी तो इतने बुरे हालात नहीं थे। अभी दफ्तर के बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा, सब धुंधला है। सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या है। अब यहाँ बैठे हुए लोग ही नहीं बता पा रहे कि क्या है। प्रोग्राम के स्टार्ट से कुछ 10 सेकंड पहले एक बड़ी बहस छिड़ने वाली थी, तो मैंने कहा मैदान अभी आ जाएगा, बड़ा मैदान होगा जहाँ ज़्यादा आवाम भी अपनी राय दे सकेगी, आप देख सकेंगे, डिस्कस कर सकेंगे। सो आमिर भाई की तरफ चलते हैं। हम समझाना चाह रहे थे क्या है, मतलब मैं 6 साल से समझ रही हूँ, आज कुछ नया समझाना चाह रहे हैं, आप भी समझिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है भाई? बड़ा रोमांटिक मौसम है, बड़ा प्यारा मौसम है। जब बेगम मतलब अपना भी गला खराब बेगम जब मेरी मुझे छोड़ने के लिए आई और वो जो है हमने जो है प्यार भरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की हल्की धुंध, वो ऐसे लग रहा था धुंध नहीं कि है, वो जो है काजुल है और मैं शाहरुख खान हूँ। और उस वक्त मुझे वो उसका तुम्हें देखा तो ये जानना सनम है, प्यार होता है दीवाना सा। आज मेरा आने को दिल नहीं कर रहा था। इतना रोमांटिक। कौन से गाने आपको याद आ रहे हैं? आप तो कह रही थी फोग है, अभी तो आप कह रही थी फोग है, मैंने कहा मिक्स। अभी आप और हसन अली ये कह रहे थे। अच्छा सुने, अब आपको समझ आई और अब आपको समझ आई कि मैंने बात क्यों इस तरह शुरू की, क्योंकि मुझे पता था कि ये इस बहस को इस मूड में लेके आना चाह रही है जिस मूड में मैं जाना नहीं चाह रहा था। और उसमें मैंने आपको बताया कि वो मैंने फिर शाहरुख खान बन के गाना गाया और वो काजल बन के मुझे आमिर भाई दोनों चीजें। आपने मुझे कहा स्मोक क्या है, मैंने कहा दोनों चीजें। आपने कहा कि सिर्फ स्मोक है। हाँ, मैंने कहा ये इसको सिर्फ स्मोक का करें, इसमें धुआं, बाकी कार्बन, इसमें फॉग है। नहीं तो इसीलिए इसको स्मोक कहते हैं। स्मोक मजमुआ इन दो चीजों, दो लफ्जों का है। तो फिर आपने अलग-अलग उसको क्यों किया हुआ है? आप स्मोक कह रहे हैं स्मोक है तो आप कह रहे हैं फोग है। तो मैंने कहा फोग है तो बहुत रोमांटिक मौसम है, मरी में जैसे बादल उड़ते हैं और जैसे वो गाना था, मैंने गाना गुनगुना भी दिया, आपको सुना भी दिया। मैंने कहा मेरी काजल मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई, मैं शाहरुख खान मजबूरन अपने काम पर। मुझे लगता है आज काजल को कहकर आए हैं टीवी मेरी 2 टकरें अभी नौकरी नहीं, वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में वो ऑनलाइन क्लास इस वक्त तो टीवी देखते नहीं। अच्छा मेरे मतलब मेरे घर में तो टीवी उस तरह से आता भी नहीं। चलें, अच्छी बात है। बाद वाला रिकॉर्डेड शो हम चंक भेज देंगे, आप दिखा दीजिएगा, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। हाँ नहीं, मैं फेसबुक पे वीकेंड अच्छा गुजर जाएगा। मेरी फेसबुक फ्रेंड है वो। चले, दैट्स रियली मैं उस तरह का नहीं हूँ आप जैसे लोगों जैसा, जो नौजवान है जो अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टा पे फ्रेंड लिस्ट में से निकाल देते हैं। मैं उस वक्त जैसा हूँ नहीं आमिर भाई, मैंने भी नहीं निकाला हुआ, फिक्र नहीं। हमारे मेरे हस्बैंड भी ऐड है, बीच में ऐड है, कोई परेशानी नहीं है। बट आ जाए जी, स्मॉग फॉग जो भी है, ये ऊपर तो नजर आती है। ये दफ्तर के बाहर शीशे में मैं देख के परेशान हो गई हसन। शीशे में अभी जब मैं घर से निकला हूँ, ज़ाहिर बहरिया से आना होता है, वो ज़्यादा खुला इलाका है, तो उस वक्त वहाँ पे थी फॉग कह लें या स्मोक कह लें, बकौल आमिर भाई के, ठीक है। आज मिक्स है, आज मुझे लगता है फॉग ज्यादा है बीच में, क्योंकि आज बहुत नीचे भी महसूस नीचे। और नहीं, इसमें ये होता है कि जिस वक्त वो जो ओस पड़ती है ना, तो वो इसका मतलब है कि फॉग ही है, उसको आप स्मोक नहीं कह सकते। तो जिस वक्त मैं घर से निकला उस वक्त ज़रा हालात बेहतर थे, लेकिन जैसे ही मैं घर ऑफिस के पास पहुंचा हूँ तो हद्दे निगाह जो है वो बहुत कम हो गई। और इस वक्त देखा जाए तो इस एरिया में कुछ ज्यादा है। नहीं, सब एरियाज में ज्यादा, सब मैं अपने अच्छा, लेकिन आज ना सर्दी आज महसूस हुई है थोड़ी सी, पता चला है कि ये अब 14 हो गई है सब जगह पे। मेरे घर से बाहर मैंने आपको बताया, मैंने आपको मंजर कशी करके बताई, आप लोगों को समझ क्यों नहीं है? आपने तो कुछ ज्यादा ही मंजर कशी कर दी। ज्यादा नहीं, हकीकत बताइए आपको, गेट तक छोड़ने आती हैं जो आज भी जो बाफा खवातीन है वो गेट तक छोड़ने आती हैं। इसमें कोई शक नहीं है आमिर भाई, कह रहे हैं लेकिन हमारे पर इल्जाम ही लगा दिया, हम वफादार नहीं, हम पहले उठ के दफ्तर आ जाते हैं, अब हमारा क्या कसूर है। खैर, बारिश के इम्कानात हसन, बारिश के इम्कानात हैं। जैसे लोग अब जो है वो नमाज इस्तिस्का भी अदा कर रहे हैं, दुआएं की जा रही हैं, और बल्कि 3-4 दिन पहले इस्लामाबाद में तो बारिश बाकायदा हुई भी। अल्लाह करे कि यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो। और क्योंकि ये जो अब देखें ना, अब अगर स्मोक फर्ज करें, एक बात है कि अगर ख़त्म भी हो जाती है तो फॉग शुरू होगी, वो खुश्क सर्दी होगी, वो मज़ीद जो गला ख़राब है, ज़ुकाम,
बुखार की तरफ, खुश्क सर्दी जब होगी तो वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए अल्लाह से सबको, तमाम लोगों को ये दुआ करनी चाहिए कि बारिश हो और ये मौसम जो है, क्योंकि बारिश खतरनाक मौसम जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये जो स्टेप्स हर गुजरते दिन के साथ लिए जा रहे हैं, ये मुतासिर हमें करते जा रहे हैं, लेकिन इनका फायदा सच कोई नहीं हो रहा। पहली खबर परेशान भी है। मैं तो 1 महीने से गैस की लोड शेडिंग भुगत भी रही हूँ, बड़ा सारा सिलेंडर भी घर में, क्योंकि बच्चों के साथ तो पॉसिबल ही गुजारा कर सके, बट स्टिल मुझे सिलेंडर से डर भी बहुत ज्यादा लगता है। पोश इलाकों में क्यों 24 घंटे गैस मिलेगी? हमारा मुल्क बनाई जी पोश इलाकों के लिए, अगर आप समझे इस बात, अशराफिया के लिए। पोश इलाकों में वही रहते हैं, और मेरे जैसे लोग जो हैं वो तो छोटी छोटी सोसाइटियों में रहते हैं, और वहाँ जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ तो गैस है ही नहीं, वहाँ प्रॉब्लम ही खत्म, वहाँ गैस दी ही नहीं है। आप ब्लेस्ड हैं वैसे, बाय द वे, जो नई सोसाइटी 50,000 बिल हमने भुगता है और अभी भी भुगतेंगे लोग, और अभी भुगतेंगे। अच्छा, मजे की बात यह है कि जितने पोश इलाके हैं उसमें हर दूसरे घर में, बल्कि अब ये कहना चाहिए हर दो घरों में, 3 घरों में से 2 में सोलर लग चुका है। जिनको बिजली फ्री मिलेगी वो हीटर जला सकते हैं। अच्छा, गरीब क्या करे? गरीब का चूल्हा नहीं जल रहा, इन लोगों के हीटर भी चल रहे हैं और 2400 घंटे इनको गैस दी जाएगी। मैं ये समझता हूँ ये जुल्म है, ये वो जुल्म है जो कि अशराफिया सिर्फ यहाँ पे नहीं, वो फ्रांस में भी करती रही। क्या हुआ? इनकलाब फ्रांस। अमेरिका में भी करती रही, क्या हुआ? इनकलाब अमेरिका। बरतानिया में भी करती रही, क्या हुआ? जिसका सूरज गुरूब नहीं होता था उसका सूरज हमेशा के लिए गुरूब है। हाँ, बिल्कुल, कभी अब बरतानिया ऊपर नहीं आएगा। ये बड़ी मिसालें हैं। ये जुल्म जब आप करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि जो लोग हैं उनके दिलों में ये बात पकती नहीं है, ये लावा है, आहिस्ता 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 फट भी सकता है। खुदारा आप ये डिस्क्रिमिनेशन तो ना करें, आप कहें जी सबके लिए लोड शेडिंग है, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। उन्होंने सोलर लगवाया, उनके पास हॉट प्लेट्स हैं जी खाना गर्म करने के लिए, और आजकल वो इलेक्ट्रिक। इसमें मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी जी, जरूर होगा ये कि अब ये जो अब सर्दी आ गई है, अब तो सूरज वैसे ही, और इतने दिनों से स्मॉग की वजह से कहाँ सूरज निकल ही नहीं रहा है, तो किस तरह से होगा? अच्छा, इसके बावजूद यूनिट बनते हैं। हाँ, जो पहले ये आप कल पहले जब सेफ वाले यूनिट भी आपने कहा, कल जब, हाँ, पहले वाले सेफ यूनिट भी काम आते हैं, फिर इनके पास अब बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, मतलब 15 kV का, 16 kV का, वो फिर भी बना रहा होता है, रोशनी में भी वो कुछ ना कुछ बिजली बना रहा होता है। सर्दियों में आपकी बिजली कंजप्शन ही नहीं होती है। हाँ, आपके पास ये जो अमीर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं उनके पास वो एसी हैं, वो रेफ्रिजरेटर्स हैं जो कूलिंग पे बंद हो जाते हैं, ट्रिप कर जाते हैं ना, वो क्या इन्वर्टर एयर कंडीशन वो है। बट मुझे मंतक तो कोई समझा दे ना सुई नौदरन की, कि वहाँ क्यों गैस दे? वहाँ रहते हैं सुई नौदरन वाले, वहाँ खुद भी तो अफसर। आप मुझे बताएं, अफसरान कहाँ रहते होंगे? डिफेंस में रहते होंगे, गुलबर्ग में ये रहते होंगे, मॉडल टाउन में। लेने वालों के घर तो आपके ख्याल में ये मरगजार में, सब्जाजार में, समनजार में, अवाजार में ये वहाँ रहते होंगे? हाँ। नहीं, हमें बेजार करे जा रहे हैं। हाँ, सही बात है। बात फिर वही आ जाती है, सिर्फ आप सुई गैस वालों को ही ना कहें, जो आपके ये तमाम वज़रा हैं वो कहाँ रहते हैं? हाँ, वज़रा भी करीब रहते हैं। ठीक है, सही आपके बड़े बड़े तो प्रेशर जाता है ना, मेरी बात है जी। देखिए आपके हम जैसे शायद सिपरा साहब से 2 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, गैस आने के बाद भी ना, मेरे साथ जो आजकल एक्सपीरियंस चल रहा है, मतलब 5 बजे का टाइम है गैस आने का, मैं 5:30 पौने 6 बजे तक गैस ऑन करके रखती हूँ, आवाज आ रही होती है, चूल्हा चलता है। उसकी एक वजह है ना, देखें अभी क्या होगा, अब जैसे जैसे ये मौसम सर्द होता जाएगा, जो ये जैसे ये जितने बाकी के इलाके हैं वहाँ पे लोग कंप्रेसर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। दैट्स इट। ये मैं कहने जा रहा था, आप अपने इर्द गिर्द आवाज सुनिए, एक आवाज आएगी जैसे पानी की मोटर चलने की आवाज है ना, उससे जरा कम बारीक आवाज होती है, बारीक आवाज है, और ये कंप्रेसर, और अब तो वो आवाज निकाल के दिखा रहा है। अब तो बाकायदा वो इतनी सी, मेरे भाई, अब तो इतनी सी वो मशीनें आ गई हुई हैं। अब कंप्रेसर वाला कंप्रेसर तो ये था कि वो बड़ा खतरनाक समझा जाता था। गलत है, गैर कानूनी है, नुकसानदेह भी हो सकता है, बट स्टिल मैं अप्रिशिएट करती हूँ। फिर जहां आपने हर चीज की तंगी करते जानी है, फिर लोगों ने कोई रास्ता तो निकालने, हसन फिर क्या करें लोग? लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप लोगों को तंग करके तो अपनी सहूलत पैदा करें। मैं ये तो नहीं, एक मिनट नहीं, आप नहीं करते। आप, मुझे पता है, आप सिलेंडर रखा हुआ है घर में, जिसने सिलेंडर रखा हुआ है वो कंप्रेसर क्यों लगाएगा? और अभी ये बता रहे थे ये खतरनाक भी नहीं रहा, क्योंकि पहले ये फ्रिज के और एसी के कंप्रेसर यूज करते थे। अच्छा, अब ये एक मशीन बकायदा आ गई है। वो मशीन आ गई है, वो 1000-1500 रुपए की मशीन मिलती है। ये आपको कहाँ से मिलेगी? मैं वो भी कहीं से भी मिल जाएगी। ये आप टाउनशिप मार्केट में चले जाएं, वहाँ से बाहर रखी हुई है। रखी हुई है लोगों ने, सरेआम बेच रहे हैं। ये नहीं है कि कुछ नहीं जी, हमने तो अब
गैस से परेशान, क्योंकि बच्चों के साथ आपको ये प्रॉब्लम होती है, गर्म पानी चाहिए होता है, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक गीजर की तरफ आने का सोच रहे हैं। और जो थोड़ा मैं चला गया, आप अभी सोच रहे हैं। हमने लगवा लिया जी दूसरा भी, क्योंकि पिछले साल हमने 50,000 बिल भुगते हैं ना, तो अब हम उसकी तरफ आने की प्लानिंग। और गैस का हीटर गीजर पता है इंस्टेंट गीजर कितने का बेचा मैंने? 3,000 रुपए। मैंने कहा ले जा भाई, वो कहता ठीक करने पे 2,000 लगेगा। मैं कहा तू भाई 3,000 का तू ले जा, तू 3,000 मुझे पड़ा। उसकी मैंने वायरिंग करवाई और जाके मैं वो एक स्टोर से वो ले आया हूँ। बट मुझे बताए ना, हम कब तक ये चेंज की तरफ जाते जाएंगे? ये मसला, गर्मियां आ गई तो अब ये मसला है, इधर चले जाए, सर्दियां आ गई तो अब ये मसला है, जिंदगी बस यहाँ तक महदूद हमें होके ना रहेगी। असल में ये मसाइल हल नहीं होते होंगे। ये हम आमिर भाई ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं इसमें कि इतना अरसा गुजर गया, हमने अपने बड़ों से भी सुना कि ये मसाइल हैं और हम भी वही मसाइल सुनते आ रहे हैं। नहीं, हमने तो अपने बचपन में आमिर भाई ऐसे कोई मसाइल नहीं देखे। बड़ी गैस smooth नहीं life। देखें, गैस कभी की पता लोड ही नहीं शेडिंग था, तब नहीं गैस थी, कभी किसी से नाम भी नहीं तब सुना नहीं था। थी, ठीक है, तब नहीं थी। लेकिन इस वक्त की अगर मैं बात करूं, अब आपको जो एनर्जी सफिशिएंट इक्विपमेंट्स है ना, उन पे अल्टीमेटली जाना पड़ेगा, तो आपकी बचत है। तब बिजली का, गैस का बिल भी कम आएगा। उसके अलावा कोई मैं हमेशा ये पॉइंट कोई करता हूं, यार लोगों खुद भी बदलो खुद को। देखें, उसके अलावा कोई हल नहीं है। आमिर भाई बदलो क्या, बदल लिया है। अब बदला, हर चीज नाप तोल के इस्तेमाल हो रही है, बिजली नाप तोल के। आप आती है ना क्रीम ब्लॉक की मार्केट की तरफ, तो लेफ्ट साइड पे आप देखिएगा एक दुकान पे गीजर बन भी रहे हैं बड़े वाले और बिक भी रहे हैं। ये सिर्फ एक जगह अभी पे तक नहीं ये है। नहीं, मैं तो सिर्फ एक जगह जहां से गुजर के आता हूँ मैं उसकी इर्द गिर्द देखता रहता हूँ। आप मुझे बताएं, क्या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई कि भाई ये आज के बाद सिर्फ इंस्टेंट गीजर यूज होएगा, ये गीजर यूज नहीं होएगा? दूध दही की दुकानों पे वो जो बर्नर जल रहे हैं दूध को उबालने के लिए, वो सारे के सारे ही वो हैं जो पुराने। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना ली तो बस हो गया, कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट चले अब आवाम तो बना ले। आने वाले सालों में क्या होगा? गैस बिल्कुल नायाब, पानी बिल्कुल नायाब, बस अपनी जिंदगी गुजारी जाए अल्लाह के हवाले। बाकी दुआ कीजिए प्लीज बारिश हो जाए, अदरवाइज ये स्मॉग है, फॉग है, या दोनों मिलके हैं, या कुछ लोगों के लिए मौसम एंजॉय करने का सबब है। तो बारिश के इम्कानात जाहिर कर दिए गए हैं, तो बारिश भी एंजॉय कर लेंगे। हम ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है जी? स्मॉग की हमने बात की, मौसम की बात की, सो थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। मैं चौथी खबर की तरफ पहले आ रही हूँ जी। माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की जानिब ये बड़ा कदम है। शहर में 21 इलेक्ट्रिक बसें दिसंबर में, नवंबर का महीना अगले महीने हसन अली, ये एक बड़ा अच्छा हुकूमत का इकदाम है, क्योंकि इस वक्त जो है, जो हालात हैं उसमें हम सबको ये जो माहौल दोस्त व्हीकल्स हैं इन पे मुंतकिल होना पड़ेगा, हर सूरत में होना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। तो ये जो गवर्नमेंट का एक ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे पहले करने जा रहे हैं, 21 बसें आएंगी, लाहौर की सड़कों पे चलेंगी, तो उम्मीद है कि लोग जो है, लेकिन इसमें जो सबसे एक अहम चीज़ है ना, आमिर भाई ने भी देखा है, मैंने भी बाहर देखा है कि वहाँ पे अपनी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतनी अच्छी कर दी गई है, हर जगह पे करनी पड़ेगी, और ये यहाँ पे करनी पड़ेगी अगर हर बंदे को, क्योंकि देखें जिसने कहीं जाना है, अब घर से अगर सुबह दिन में 3 गाड़ियाँ फर्ज करें निकली हैं तो वो है, तो फिर वही पोल्यूशन की का ही एक सबब है ना। अब इसमें मैं आपको सबसे एक मज़ेदार बात बताता हूँ। कल पंजाब असम्बली का सेशन था, उसमें अब जो MPA भी आ रहा है ना, या वजीर के साथ तो चले 2-2 प्रोटोकॉल के डाले मौजूद हैं, तो जो MPA आ रहा है उसके साथ भी एक डाला मौजूद है। अच्छा, तो भाई आपने अगर ये सबसे पहले ये आलूदगी को कंट्रोल करना है तो इसको तो कंट्रोल करें। आप एक गाड़ी इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सिर्फ शश के ना वो करें, अमली इकदाम भी करें, लेकिन ये एक अच्छा इकदाम है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इनकी मेंटेनेंस, इनके बाकी के मामलात आगे ये ना हो कि ये 2 महीने 3 महीने चलें और उसके बाद जो है, जो बहुत से पहले भी प्रोजेक्ट थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, इनका भी वही हाल हो। तो ये गवर्नमेंट को सबसे पहले प्लानिंग बड़ी जरूरी है, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और इसमें फिर मैं वही दोबारा बात करूंगा कि जो आम लोगों को व्हीकल्स, जैसे अब गाड़ियां हैं या मोटरसाइकिलें हैं, ये स्कूटीज अब बहुत ज़्यादा हमने सड़कों पे अब हमें नज़र आती हैं, इनकी कीमतों को कम करना पड़ेगा ताकि आपने आम लोग भी यहाँ तक रसाई। आमिर भाई, ये माहौल दोस्त तो होंगी, हमारे यहाँ तो बिजली का बड़ा मसला है, इनकी चार्जिंग और फिर इनकी मेंटेनेंस, अगर ये बाहर से आ रही हैं
ऐसा ना हो कि खराब हुई तो ग्राउंड हो गई। मेरा नहीं ख्याल। इसके लिए जो वो स्टेशन बनाने जा रहे हैं इन इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, ये आपके दफ्तर के पास ही बनने जा रहे हैं। अच्छा। और उस पे सारे का सारा सिस्टम जो है वो सोलर पे चलेगा। यानी वो उसके लिए वो जो बिजली है वो खुद वो जनरेट करेगी। वो जो बस का क्या कहते हैं, कि बैटरियों का पासवर्ड किसी और के पास है, कैमरे आपके नहीं, बस टर्मिनल जो है वो उसमें वो करेंगी। ये बड़ा अच्छी बात है। पहली बात तो ये है। जो दूसरी बात अच्छी बात हसन ने कर दी कि इन चीज़ों को जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हैं उनको सस्ता किया जाए। इस तरह से किया जाए कि गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी कुछ कम करे। मैं कंपनी से नहीं कह सकता कि बाहर को चाइना की, बर्तानिया की, जर्मनी की कोई कंपनी अपनी कीमत कम करेगी। आप अपनी ड्यूटी कुछ कम करें। आप कहें जी अगर आप पेट्रोल और डीजल व्हीकल मंगवाएंगे उस पर आपको इतने गुना देना पड़ेगा, वो महंगी कर दें। अगर आप इलेक्ट्रिक मंगवाएंगे तो आपको इतना देना पड़ेगा। देखिए लोग खुद ब खुद इस पे कन्वर्ट होते चले जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि किसी ज़माने में हर घर में वो बड़े वाला गीज़र लगता था, ढोलकी वाला, ख़त्म हो गया ना। अब लोग अमूमन एक बात पे वो इंस्टेंट गीज़र लगवाते हैं, पानी खोला ख़त्म। आहिस्ता आहिस्ता होएगा, ये ख़त्म तो नहीं होएगी ये तो ठीक है। आहिस्ता 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 आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आपने 20 और कराची में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं कामयाब तजर्बे के साथ। और बिलावल साहब ट्वीट कर रहे हैं कि लाहौर वालों कराची आ जाओ। बिल्कुल। और बिलावल साहब टिकट भेजे इंशाल्लाह ताला मैं नहीं, जो हालात है ना जाना पड़ेगा। लेकिन 3 भेजिएगा, मैं फैमिली के साथ आना। अच्छा बता दिया है बिलावल साहब को। फिर तो उन्होंने कहा खुद कहा कराची आ जाओ, फिर नहीं उन्होंने कहा कराची आ जाओ तो मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा यार। ना फिर वहाँ अब क्या अच्छा नहीं जाके ना यही गाना गाएंगे आमिर भाई। नहीं उसके लिए गाना दूसरा है मेरा। वो दूसरा हाँ वो गाना है नदीम ने जो शबनम के साथ फिल्म जिंदगी में गाया था, वो वाला है। आपके ज़माने का सोना न चांदी न कोई जाने जा कराची जाके, ये कराची जाते हुए गाना कराची जाने की प्रैक्टिस हो रही है। कराची सिर्फ लेके जा सकूंगा और वो भी बिलावल साहब से रिक्वेस्ट करके वो गाऊं। देखो गा सुनो, हर सिचुएशन का गाना अलग है। हाँ। इस वक्त मैं सैड सॉन्ग में हूँ क्योंकि आप दोनों के साथ फैमिली के साथ हूँगा तो रोमांटिक मूड में होगा। बात वही है कि आप इलेक्ट्रिक बसें जो हैं आप उसको चलाएं और उसके लिए आप जो व्हीकल्स हैं, जो मोटर बाइक्स हैं, गाड़ियां हैं, उनकी ड्यूटी कम करें। और ये कोशिश करें कि चाहे चाइना से आए, जर्मनी से आए, बरतानिया से आए, मुझे व्हाट्सएवर इंडिया से आए, मुझे तो उससे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बुलाएं कंपनीज को, उनसे टेंडर करें कि आप टेक्नोलॉजी शिफ्ट करके यहाँ बनाना शुरू करें। हम आपको इसकी सेल जो है बढ़ा के दिखाते हैं। और लोग आपको, मैं आपको बताऊँ, अभी गाड़ी जापान डिज़ाइन करता है तो मुझे लाहौर की रोड पे नजर, अभी मैं इंटरनेट पे होता हूँ तो लाहौर की रोड पे गाड़ी खड़ी होती है। चाइना डिज़ाइन करता है तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी होती है, लोग खरीद लेंगे। और अब तो लोगों के पास सोलर इतना है। हाँ जी बिल्कुल। ये आपको एक आध महीने का ये लगता है ना कि जी एक आध महीने में ये है, तो इसमें बिजली की कंजप्शन भी उतनी कम हो जाती है। अब तो गवर्नमेंट कह रही है सर्दियों में जितनी बिजली इस्तेमाल करोगे हम आपको रियायत करेंगे। इसका मतलब यह है कि बिजली की उस तरह से कमी नहीं है। तो जो धूप वाले महीने हैं उसमें आपकी गाड़ी फ्री चलेगी। कौन बेवकूफ़ होएगा जो फ्री गाड़ी नहीं चलाना चाहेगा? इस पर एक पॉलिसी बनाई, 10 साल की आपने पॉलिसी बनाई, बहुत अच्छा किया। ये पॉलिसी बनाई कि वफाकी गवर्नमेंट से पंजाब गवर्नमेंट कहे कि ड्यूटी कम करें। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या जो मशीनरी आएगी इन गाड़ियों को बनाने के लिए, संभल करने के लिए, उस पर ड्यूटी, उस पर टैक्स फ्री कर दें। और ये करना पड़ेगा। इसी तरह आप सोलर को भी टैक्स फ्री कर दें। हाल एक सिर्फ यही है, जितनी आप आसानी देंगे लोग इसकी तरफ जाएंगे और फिर आपके मसाइल कम होंगे। बट 21 बसें हसन इनफ हैं शहर के लिए। देखिए ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट के तौर शुरू में, वैसे 200 बसें हैं टोटल। वैसे 200 बसें हैं पूरे पंजाब के लिए नहीं? नहीं 200 बसें हैं सिर्फ नहीं, पंजाब के लिए 200 बसें। ठीक कह रही हैं आप, जी। क्योंकि 38 बसें जो हैं वो बहालपुर मुल्तान के लिए भी हैं। उसमें 200 बसें हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, ये एकदम से तो हो नहीं सकता। सब जगह टर्मिनल बनने हैं वैसे ही नहीं। बट मुझे ये लगता ना कि आपको ये फैसिलिटी जो है खवातीन के लिए अलहदा से रखनी चाहिए। वो जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में पिंक बसेस चली, कराची में भी चल रही है। फिर कराची जाने की बात है जी। देखिए ये एक पायलट, समुंदर आ जाएगा, साहल आ जाएगा, मोटर बाइक आ जाएगी, शबनम आ जाएगी, नदीम आ जाएगा, मेरा ध्यान किसी और तरफ चला जाएगा। खबरों पे रहे। नहीं तो आमिर भाई फिर आज आप छुट्टी कर लेते अगर इतना ही। ये अच्छी ऑप्शन। देखिए भाभी की अगर इतनी याद आ रही है आपको, खुशी से आपके लिए तो वैसे भी छुट्टी करना मसला नहीं है। खुशी से मरना जाते करें। हसन ने कह दिया आपके लिए तो छुट्टी वैसे भी मसला नहीं, मसला आमिर भाई के लिए नहीं है मसला। सही बात है। आमिर भाई ने एक मैसेज करना होता है, मैंने कल नहीं आना। ये तो इल्जाम लग गया। ऑर्डर है जो ये बता रहे हैं, जिस तरह का मैसेज ये बता रहे हैं वो तो ऑर्डर है। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। अच्छा जी, 21 इलेक्ट्रिक बसें दिसंबर तक इंतजार करें। वैसे पता नहीं कितनी दिसंबर गुजर गई हैं ये ऐलान करते हुए। मुझे वो शहबाज शरीफ साहब का दौर याद है, फिर एक
और हुकूमत भी आई, फिर उसमें भी नहीं, ये MOU तो उसी दौर में ही साइन हुआ था कि भैया बसें आएंगी और टर्मिनल बनेगा, लेकिन वो उसमें वो फिर आपको पता है कि और गवर्नमेंट आ गई जो कि तब्दीली की गवर्नमेंट थी, वो तो जंगला बस के खिलाफ थी, जिसको आप कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, जंगला बस के खिलाफ थी, ऑरेंज ट्रेन के खिलाफ उन्होंने स्टे लिए रखा, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने नहीं देगी ये पार्टी जो भी है इनकी पार्टी। किसकी पार्टी? और यार जरा मेरे मुखालिफ है ना वो, मैं समझना होता है नहीं नहीं, मैं और पावे तेरी मर्जी पावे तरदीद करता रहे, मैं कह रहा हूं इल्जामात, बट ये बसें आ जाए, ट्राम चल जाए, शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ जाए तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ चलेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और सबको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, मसाइल बड़े ज़्यादा है ज़िंदगी में, स्मोक से बच जाएंगे तो मच्छर से भी बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर मैं तो दोनों तीनों रेमेडीज़ हर रोज़ करती रहती हूँ, बच्चों के साथ आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं जी। अफसोस की खबर ये है जी, 14 साल लड़की कल अस्पताल में दम तोड़ गई है। प्लीज़ बहुत ज़्यादा केयर कीजिए, इन चीज़ों को सीरियस लें। इवन मलेरिया भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आमिर भाई, मच्छर है ही खतरनाक, मच्छर है, और मच्छर से तो जो खुदाई का दावा कर रहा था ज़मीन के ऊपर, खुदा ने, अल्लाह ने जो है उसकी जान ले ली। ये इतनी ख़तरनाक, मतलब इतनी ख़तरनाक मखलूक है, ये आपके लिए ख़तरनाक है दिन के औकात में भी और शाम के औकात में भी, रात के औकात में भी। खुदारा मैं ये नहीं कहता कि आप घरों में बैठ जाएं, ज़रूर बाहर निकलें, वो एक लिक्विड सा मिलता है वो लगा लें, अपनी एहतियाती तदाबीर ज़रूर करें। अपनी गर्दन का ये जो है इसको ज़रा इस तरह ढांप के रखें, अपने चेहरे को आप ख्याल रखें, और वैसे ही मास्क पहनवा दिए गए सबको कि मास्क ज़रूरी है, मास्क पहने। आप अगर सॉक्स पहन सकते हैं सॉक्स पहने, कोई एहतियाती तदबीर कर लें, तो अक्ल अल्लाह पे है, अल्लाह हमें शफा भी देगा, अल्लाह हमें बचाएगा भी तमाम मुसीबतों से, तमाम बीमारियों से। लेकिन सबसे पहले अपनी एहतियात करें और अल्लाह ताला आपको इससे महफूज रखे। डेंगू से गुजरे कौन? आप? डेंगू हुआ था? नहीं, कोरोना हुआ था आमिर भाई को, 2 दफा कोरोना 2 दफा हुआ है, बट डेंगू भी बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत खतरनाक है। इसमें देखें, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं फिर वही कहूँगा, एक शहबाज शरीफ साहब के दौर में जब ये शुरू हुआ था और बड़ा उस वक्त जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, तो एक वो डेंगू स्क्वाड बनाया गया था, वो अब आपको कहीं नज़र नहीं आता, वो किधर गया? देखिए उसके लिए गाड़ियाँ खरीदी गई, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया गया था। शहर में मुख्तलिफ जगह पे स्प्रे भी किया जाता था, बेशक वो डीजल मिला स्प्रे ही होता था, लेकिन कम अज़ कम कुछ फ़र्क तो पड़ता था ना। अब वो कहाँ हैं चीज़ें? मेरा ये हुकूमत से सवाल है कि इस वक्त वो कहीं हमें कोई डेंगू स्क्वाड नज़र नहीं आता, कहीं शहर में स्प्रे नज़र नहीं आता। इसलिए हुकूमत पे तवक्ल ना करें और अपनी अपनी एहतियाती तदाबीर हर बंदा जो है वो अपनाए ताकि इससे बचा जा सके। ये सबसे मेन चीज़ यही है, क्योंकि अपने तौर पे ही बचा जाए, कोशिश की जाए तो बचा जा सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि हम इसमें जो सबसे वो एहतियाती तदाबीर नहीं करते कि घरों में जैसे मुख्तलिफ जगह पे पानी जमा हो जाता है, उसको जो है वो ना जमा होने दिया। बिल्कुल अपने इर्द गिर्द सफाई सुथराई का ख्याल रखें, अगर कूड़ा है, खाना पड़ा है, वो ढांप के रखें, कूड़े को घर से दूर रखें, बिल्कुल सफाई सुथराई का ख्याल रखें, तो बहुत सारे इश्यूज से बचा जा सकता है। अलबत्ता मैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे मैसेज, क्योंकि मैं आमिर भाई से पूछी थी, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। हमारे यहाँ इशू ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर डेंगू या फिर मलेरिया है तो हम आम डॉक्टर के पास, वो गली मोहल्ले वाले डॉक्टर के पास जाके ड्रिप्स लगवा के उसको बहुत बिगाड़ लेते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, कूड़ा अपने घर से दूर रखें, सामने हम साए घर अपने घर नहीं, मच्छर फिर भी आ जाए। नहीं, वो तो फिर आमिर भाई आप इस तो नहीं करते। थैंक्स टू वासा अदा करे, हाँ वासा, थैंक्स टू वासा के आधे से ज़्यादा शहर में ऐसा गंदा पानी है जिस पर ये मच्छर डेंगू वाला बैठता भी नहीं। ये सारा पानी जो आपको सप्लाई किया जा रहा है, सप्लाई किया जाता है, मलेरिया वाला बैठ सकता है, ये डेंगू वाला बेचारा आपके पानी पे, ये इंसान ही है जो वासा के पानी पे सर्वाइव कर रहा है, नहीं तो मच्छर नहीं सर्वाइव कर पाने वाला, मैं आपको बता दूं, जो वासा सप्लाई करता है वाटर। और दूसरा ये ख़तरनाक उस वक्त और बढ़ जाएगा जब ये जो अभी नमाज इस्तिस्का और बारिश की बात कर रहे हैं ना, वो है साफ पानी। वो साफ पानी जब आएगा, वो जब जमा होएगा, उसको अगर नहीं निकाला जाएगा, और जो कि सिर्फ पोश इलाकों में जो है 24 घंटे के अंदर अंदर निकाल दिया जाता है, जो हमारे कच्चा जेल रोड है, कच्चा फिरोजपुर रोड है, सांदा है, आबादियाँ हैं, ये शादबाग है, ये इसके अंदरूनी इलाके हैं, वहाँ से तो बेचारे हरबंसपुरे की आबादियाँ हैं,
वहाँ से तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन, और वो मच्छर की अफजाइश के लिए हंजरवाल का इलाका है। हंजर, चलो मुझे इलाके याद नहीं रहते इस तरह से। ये सारे वो इलाके हैं जहाँ पे ये पानी जमा होता है, तो 4-4, 5-5 दिन, 10-10 दिन, और एक जगह को तो मैं भी जानता हूँ कि जो बाकी जगह भी होंगी कि महीनों पानी नहीं निकलता। तो मच्छर कहाँ अफजाइश करता है, और मच्छर वहाँ से उड़ेगा तो ये नहीं है कि वो 10 फुट के फासले पे जाएगा, वो इर्द गिर्द की आबादियों में ही जाएगा। वहीं पे जाहिर है। आप याद रखें, ये जब डेंगू फैला था, पोश इलाके के लोग ज़्यादा मुतासर हुए थे, हालांकि वो साफ़ सुथरे लोग हैं। ये मच्छर क्योंकि साफ़ पानी का है, ये पैदा चाहे वो उस पानी में हो, बारिश के पानी में, उड़ के आपके घर तक आएगा। आप क्योंकि वासा वाले हो, बाकी हो, सब गैस वाले हो, सब रहते पोश इलाकों में हो। अल्लाह से डरो, अल्लाह के अज़ाब से डरो। मैंने अभी एक मिसाल दी कि जो खुद को खुदा समझता था ज़मीन पर, उसकी मौत भी एक मच्छर की वजह से हुई थी। इस मच्छर के खात्मे के लिए भाई ने बिल्कुल ठीक बात की कि जब स्प्रे नज़र आता था, वो अभी सोसाइटीज़ में तो है, बाकी जगहों पे हमें नज़र नहीं आता है। और दूसरा, मैं प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हमने डेंगू के सिम्टम्स बारहा अपने प्रोग्राम में डिस्कस किए हैं। शदीद बुखार के साथ अगर आंखों में दर्द है, मलेरिया वाला अगर आपको सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, तो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, घरों तक महदूद ना रहें, आसपास वाले डॉक्टर्स के पास ना जाएं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक। आसपास वाले डॉक्टर के पास जाएं, इसका कहना बिल्कुल ना माने। स्पेशलिस्ट के पास गए तो उन्होंने भाई 5,000 से 8,000 रुपये फीस कर दिया, रहने दें। आप भाई अपने डॉक्टर, मोहल्ले के डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको मलेरिया की मेडिसिन दे देगा, कुछ नहीं। और डेंगू के और आमिर भाई इसमें पैराडोल से डेंगू के लिए हॉस्पिटल नहीं है। डेंगू के लिए हॉस्पिटल जाएं, अपने घर में जो बीमार है उसके इर्द गिर्द जाली लगाएं, उसको कोई अच्छा सा कावा पिलाएं, सेब का जूस पिलाएं, पपीता खिलाएं, इस तरह की चीज़ें पिलाएं, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास भी जाना जरूरी है। हाँ नहीं 10,000 रुपये 8,000 रुपये नहीं है साढ़े तो नहीं, मतलब आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट कसाइयाँ तो महंगे ने, सरकारी हॉस्पिटल में बैठता है। कसाइयाँ तो महंगे ने, सरकारी हॉस्पिटल में भी, सरकारी हॉस्पिटल तो मैं ले कहने जाओ, मैं तो कह रहे जाओ। हाँ, जाएं, वहां पर जाएं और प्रॉपर इलाज कराएं, प्रॉपर जो डेंगू का टेस्ट है वो कराएं। क्योंकि मैं बड़ा परेशान होती हूँ जब आप दवाइयाँ खाए जा रहे होते हैं, टेस्ट कराते नहीं है, पता नहीं होता कि आया डेंगू है भी या नहीं है, तो फिर परेशानी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा जी, हम आ जाते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है वासा के हवाले से। अभी उन्होंने मेहरबानी भी कर दी है, वासा की निकासी आपकी फराहमी के लिए अगले लेवल की सर्विसेज देंगे। MD वासा ये कहते हैं, और क्या चाहिए हसन? देखिए, इसमें ये जो खबर है इसके मुताबिक जो है वो नई मशीनरी 5 अरब रुपए से खरीदी जाए, और इस दफा अच्छा खासा CM साहिबा ने पैसे भी दिए इनको। ठीक है, अच्छा खासा बजट है। हाँ। लेकिन इसमें फिर मेरा एक सवाल है, जब मानसून आता है आपका शहर डूबता है, वजह आप जो असल काम है उस तरफ आए, आप नालों की सफाइयाँ करवाएं, जो शहर के इर्द गिर्द शहर के अंदर मौजूद नाले हैं। और पुरानी सीवरेज पाइपलाइनों का तो ये हाल है, जहाँ मर्जी से रोड, जहाँ से मर्जी रोड जो है वो बैठ जाता है। तो ये जब तक ये नहीं करेंगे आमिर भाई, उस वक्त तक मशीनरी लाने का या ये सब करने का क्या फायदा है, मुझे बताएं। कुछ नहीं करते, पानी इन नालों से ही गुजर के जाना है ना, डिस्पोजल जो बनने हैं नए, उनमें 34 ट्यूबवेल आएंगे। वैसे आपने साफ पानी की बात की थी। नहीं, ट्यूबवेल आएगा तो पानी कौन सा लेगा, आर्सेनिक वाला, जमीन के अंदर से पानी खींच रहा है ना। मैं आपको बताऊँ, इसमें हसन ने आज बहुत अच्छी बातें शुरू की है, अल्लाह ताला इसको जिंदगी से अता फरमाए। ये जो शंघाई वाला रोड है, मैं परसों गया, जनाजे पे जाना था मैंने, और रज़ा मीर साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, उनकी वफात हुई तो जनाजे पे जाना था, तो मैं शंघाई रोड से गुजर के जाना था। आप शंघाई रोड पे चले जाएं, आपको सारी तजावज़ात मिलेंगी। उस नाले पे आपको वो गंदगी मिलेगी जो कि आपको शायद शहर में, मैं ये समझता था कि मरगजार वाला के पास सब्जाजार के दरमियान में से जो वो खारक वाला नाला है वो बहुत गंदा है। नहीं, लेकिन मैंने वो देखा कि नहीं भाई, तो शुक्र अदा कर, इससे भी गंदा वासा ने रखा हुआ है नाला कहीं ना कहीं, मिसाल बनाने के लिए। ऐसे ही है। आप मुझे बताएं, ये डिफेंस की तरफ जा रही है रोड, ये सुई गैस सोसाइटी की तरफ जा रही है रोड, ये HBFC हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाली सोसाइटी की तरफ जा रही है, फेज 5 की तरफ जा रही है। अब मुझे बताएं, ये पोश इलाके 24 घंटे गैस ले लो भाई, मच्छर भी तुम्हें 24 घंटे मिलेगा, क्योंकि शंघाई रोड के नाले की सफाई नहीं हुई है, नहीं हुई, ना कोई करता है, और ये डूबता है पूरे का पूरा इलाका। क्यों आप बेचारों को खौफ में मुब्तला करे जा रहे हैं? 10 सेकंड, इनके बच्चे जाएंगे डेंगू में। 10 सेकंड, ये जो नाक है साहब नाले की सफाई। हम तो यहाँ पर सिर्फ गिले शिकवे जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिफरेंस जिसका आमिर भाई बार बार जिक्र कर रहे हैं ना, प्लीज इसको खत्म कीजिए। सब लोगों को इक्वल समझिए। अगर आपकी तनख्वाहें इतनी ज्यादा है तो क्या कसूर है उन लोगों का जिनकी तनख्वाहें आपकी जितनी मेहनत आपसे वो डबल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस फिर आएंगे वापस शो में, स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। 14 नवंबर है आज। नॉर्मली मैं डेट तब अनाउंस करती हूँ जब आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट आता है, तो वो भी हम विश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के। 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे है, सो बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करने से ज्यादा जरूरी ये है कि हम डायबिटीज के हवाले से गुफ्तगू करें। डायबिटीज का मर्ज है क्या? वैसे तो पूरा महीना जो है वो आगाही के हवाले से रखा गया, लेकिन आज का स्पेसिफिक डे है। एक दिन कम है, एक महीना कम है। हमें पूरे साल बार बार लोगों को बताना है कि ये मर्ज क्या है, इससे बचना कैसे है, ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को किस तरह से डिस्टर्ब कर देता है। पाकिस्तान में ये मर्ज क्यों बढ़ता चला जा रहा है, हमें एहतियात क्या बरतनी है, और फिर अगर आप डायबिटीज कंट्रोल नहीं करते तो किन किन बड़ी बीमारियों का ये पेश खैमा हो सकता है। हमारे साथ हमारे आज के जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूंगी। प्रोफेसर डॉक्टर तारिक वसीम साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। 14 नवंबर है वर्ल्ड डायबिटीज डे, क्या अहमियत है आज के दिन की? अच्छा, आपने शुरू किया आगाज़ के जी बर्थडे, तो एक्चुअली 14 नवंबर भी एक बर्थडे ही है और ये बर्थडे है एक इंसानियत के मोहसन डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग की। और फ्रेडरिक बेंटिंग ने इंसुलिन इजाद की थी 1921 में, तो ये उनकी बर्थडे है। तो उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए भी और ज़ियाबतीस का जो मर्ज़ है उसकी आगही और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेजिग्नेट किया है एज ए वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। तो हमारे साल 14 नवंबर को दुनिया भर में ज़ियाबतीस के मर्ज़ से आगाही के लिए मुख्तलिफ़ कैंपेन चलाते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि इसमें हम खराज तहसीन पेश करते हैं डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग को कि अगर वो इंसुलिन की दरियाफ्त ना करते तो शायद करोड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए होते, ख़ासतौर पे टाइप 1 डायबिटिक। तो इंसुलिन यूँ समझ लें कि पिछली सदी की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी और वो 14 नवंबर को डॉक्टर बेंटिंग पैदा हुए थे। चलिए जी, दैट्स रियली ग्रेट। बिलाशुबा आज के दिन उनको भी खराज तहसीन पेश करना है। ये डायबिटीज़ का मर्ज है क्या? डायबिटीज़ अगर हम कहें तो बेसिकली आपके जिस्म में शुगर को खर्च करने का जो एक करेंसी है वो इंसुलिन है। तो इंसुलिन अगर आपके जिस्म में या तो हो ही ना, पैदा ही ना हो, या इंसुलिन हो तो सही लेकिन वो काम ना कर सके तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने से फिर उससे मुंसलिक का बहुत सारी और पेचीदगियाँ शुरू हो जाती हैं। मतलब ब्लड शुगर लेवल बढ़ना इसका एक कंपोनेंट है। तो हम उर्फ़ में ज़ियाबतीस को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। टाइप 1 डायबिटिक, वो जिनके अंदर इंसुलिन सिरे से ही नहीं है, उनका पैंक्रियास काम ही नहीं कर रहा और इंसुलिन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं। तो ये तो वो हैं जो जिनको पहले ज़माने में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक कहते थे कि वो इंसुलिन के बगैर वो जिंदा ही रहते। लेकिन अब जैसे जैसे अब जैसे कहते हैं कि आप सिविलाइजेशन हुई है और हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, तो अब एक और टाइप की डायबिटीज़ ज़्यादा, बल्कि टाइप 1 से कहीं ज़्यादा है, उसको हम टाइप 2 डायबिटिक कहते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ ये है जिसके अंदर इंसुलिन मौजूद तो है लेकिन आपके जिस्म में उसके खिलाफ जैसे कहते हैं रेजिस्टेंस पैदा हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो इंसुलिन काम नहीं कर सकती, तो इसमें भी शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब इसमें एक टाइप में इंसुलिन नहीं है, इसमें इंसुलिन का जो लेवल ज़्यादा है वो शुगर तो कंट्रोल नहीं कर रहा रेजिस्टेंस की वजह से, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस के अपने और बहुत सारे मसाइल हैं। तो टाइप 2 डायबिटिक एक बहुत बड़ा एक सिंड्रोम बन जाता है जिसमें शुगर एक कंपोनेंट है और इसके बाद मुंसलिक का बहुत सारी और चीज़ें हैं जो शुगर के मरीजों में या टाइप 2 डायबिटिक में ख़राब हो रही होती हैं। तो उन सारों की तरफ भी मतलब इज्तिमाई तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। शुगर पेशेंट्स को क्या करना है? मीठा कम खाना है, क्योंकि हम तो नॉर्मली यही सुनते हैं कि सिर्फ मीठा छोड़ दें तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। नहीं, एक बरहल मुकम्मल पैकेज की बात करनी चाहिए। मीठा एक हिस्सा है, कंपोनेंट है, यानी मीठे तक की बात करें तो ये मिथ है। और ये भी नहीं है कि उनके लिए शजरे ममनुआ हो गया कि मीठा बिल्कुल बंद हो गया है। आपको एतदाल के साथ बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। ठीक है। शुगर से ज़्यादा हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कार्बोहाइड्रेट, निशास्ते। शुगर भी निशास्ते ही की एक किस्म है लेकिन कार्बोहाइड्रेट में और निशास्ते भी शामिल हैं। तो शुगर के साथ साथ जो एहतियात करने वाली है वो कार्बोहाइड्रेट से है। और कार्बोहाइड्रेट हैं जो हमारे ये आपके आटा, मैदा, चावल, रिफाइंड किस्म की जो चीज़ें हैं, रिफाइंड चीनी, इसमें ज़्यादा है। तो शुगर के मरीज़ों में जो ग़िज़ाई एहतियात बताई जाती है उसमें बहुत सारी चीज़ों के अलावा अगर ग़िज़ा के हवाले से बात की जाए तो उसमें ज़्यादा यह कि निशास्तों का इस्तेमाल कम करना है, चिकनाई का इस्तेमाल कम करना है, प्रोटीन का इस्तेमाल आप किसी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो एक रेशो है कि कितने % आपके निशास्ता होना चाहिए, कितने % आपका फैट होनी चाहिए, तो उसमें यह है कि निशास्ते की मकदार कम करनी है, बिल्कुल ख़त्म नहीं करनी है।
इशू ये है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज़ का मर्ज है, तो इसके लिए कुछ सिम्टम्स और आपको करना क्या है, क्या आप महसूस कर रही हैं तो आपको फौरी तौर पे डायबिटीज़ का टेस्ट कराना है? टाइप 1 डायबिटिक के हवाले से तो है कि इनके अंदर बहुत सारी इलामात ऐसी होती हैं जिनको उनको शुगर का लेवल ज़्यादा होने की वजह से बार बार पेशाब आता है, उसकी वजह से इनको पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और इसके साथ साथ जो है कि उनका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। तो ये इलामात आमतौर पर टाइप 1 डायबिटिक ज़्यादातर बहुत छोटी उम्र में 9-10 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। तो ये तो हो गया उस हवाले से। टाइप 2 के पेशेंट में मुमकिन है आपको कोई भी इलामत ना हो। हाँ, यही वजह है ये भी है, लोगों को पता ही नहीं मुमकिन है आपको शुगर की जो पेचीदगियां हैं, जो इसको हम कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन कहते हैं, उसकी वजह से खुदा न खास्ता किसी दिन पहले दिन हार्ट अटैक हो तो उस दिन पता चले कि आपको शुगर है। तो इसलिए लाजमी नहीं है कि कोई खुसूसी इलामात हों। हाँ, जब खुद शुगर का मर्ज हो गया और आपके अंदर कई साल से, और बल्कि होता भी यह है कि जब तक ये तशखीस होता है ये अंदर ही अंदर 5-7 साल से होता है, और आपको ब्लड शुगर लेवल चेक करने पे जब पता चलता है तब तक वो अपने अंदर जो चीज़ों को निज़ाम को ख़राब कर रहा है वो शुरू हो चुका होता है। तो इसलिए सिर्फ इस चीज़ का तो इंतज़ार करना कि कोई इलामत, हाँ कह सकते हैं आप कि जी शुगर की वजह से कुछ लोगों में नोट किया गया कि उनके जो ज़ख़म है वो जल्दी ठीक नहीं होते। वही इलामात, प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, वज़न कम होना, उसकी इलामत हो सकती है। ये इलामात अगर आप महसूस करें तो आपको फौरी तौर पे टेस्ट कराना है। कौन सा? सबसे आसान तो यह है कि आप अपना जब आप बहुत आसानी से ग्लूकोमीटर से भी कर सकते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक कर लें। फास्टिंग से मुराद है कि खाना खाए हुए कम से कम आपको 8 से 10 घंटे हो गए हों। तो अगर उस सूरत में अगर आप अपनी शुगर चेक करें तो नॉर्मल इंसान में वो शुगर लेवल 100 मिलीग्राम से कम होना चाहिए नॉर्मल में। और जहाँ पे हम डायबिटीज़ की तशखीस करते हैं कि अगर आप खाली पेट शुगर चेक करें और 2 मरतबा मुख्तलिफ मौक़ों पे चेक करें और वो 126 से ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब कि आपको शुगर है। तब आप पूछेंगे कि वो 100 और 126 के दरमियान वाला जो ग्रुप है कि 100 से कम होने का नॉर्मल है और सब वो है प्री डायबिटिक। अब ये प्री डायबिटिक यूँ समझ लें कि जब भी उतने ही मतलब इसमें उनका इम्कान है कि शुगर हो जाएगी। हाँ, बिकॉज ये बॉर्डर लाइन पे है ना, आपको किसी भी लम्हे हो सकती है। आपने थोड़ी सी मतलब ये कि एहतियात तभी से शुरू कर दें। ठीक है, किन लोगों को इम्कानात हैं कि डायबिटीज का मर्ज हो सकता है? 2-3 चीजें। एक तो यह कि एक किसी हद तक तो आपको ये टाइप 2 डायबिटीज विरासत में मिलती है, जेनेटिकली हो सकता है। और उसका यूँ कर समझ लें प्रपोर्शन इस तरह से कि अगर आपके वालिद को खुदा न खास्ता शुगर है तो आपको इम्कान है तकरीबन 30% कि आपको शुगर होगी। अगर आपकी वालदा को शुगर है, ये मैटरनल इनहेरिटेंस शायद ज़्यादा है, तो इम्कान है 40 से 45% कि आपको शुगर होगी। और अगर दोनों ही डायबिटिक हैं तो 70% इम्कान है कि आपको शुगर होगी। देखिए, तो ये बहुत फिगर है। लेकिन इसके साथ साथ मैटरनल मतलब जो इनहेरिटेंस है वो तो एक फैक्टर है। इनहेरिटेंस से ज़्यादा एक और फैक्टर है जो हमारा लाइफस्टाइल और हमारा मोटापा। तो लाइफ, बल्कि अब हम ये कह रहे हैं कि जो इतनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है उसमें विरासत शायद पीछे रह गई है, उसमें ज़्यादा है कि लाजमी नहीं है कि जो ओबेसिटी का शिकार बंदा है उसको अपना डायबिटीज़ का टेस्ट कराना ही कराना है। क्या चीज़? ओबेसिटी का शिकार जो इंसान है उसको अपना टेस्ट कराना ही कराना। मतलब एक तो यह है कि ओबेसिटी अगर आपको पेरेंट्स में है तो ज़रूर कराएं। अगर आपने वो जो कुछ अलामात नोट की हैं, वज़न कम होना, जख्म ना भरना या इस तरह का बार बार इन्फेक्शन हो जाना। और तीसरा है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, और वज़न में भी हम 2-3 प्रपोर्शन लेते हैं। एक है तो ओवरऑल मोटा होना, एक है जिसको हम बॉडी मैस इंडेक्स कहते हैं कि प्रपोर्शन आपकी हाइट का और वेट का जो है। तो हमारे यहाँ जो एशियन जो ख़वातीन मतलब जो अफराद हैं उनमें वर्ल्ड ओवर हम कहते हैं कि नॉर्मल BMI 25 होना चाहिए। तो साउथ एशियन हम लोग जो हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हमारा BMI 23 से कम होना चाहिए। लेकिन अगर आपका 25 तक 27 से ज़्यादा है तो आप मोटापे की कैटेगरी में आना शुरू हो जाते हैं। मतलब पहले 23 से 27 तक ओवर वेट है, 27 से अगर आप मोटापा है तो उन लोगों को ज़रूर जो चेक करानी चाहिए। इसके अलावा एक पूरा एक जैसे कहते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसका सेंट्रल पार्ट तो मोटापा है, ओबेसिटी। और ओबेसिटी भी कौन सी? पेट की ओबेसिटी। अगर आपकी वेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा ख़वातीन में है और 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा मर्दों में है तो आपका एक कंपोनेंट हो गया कि आप एट रिस्क हो गए। और उसके साथ अगर आपका फास्टिंग शुगर जैसे हमने जिक्र किया वो अगर 100 से ज़्यादा आया है, या आपको साथ ब्लड प्रेशर है, या आपका
कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड, तो इस कंपोनेंट को हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो हमने बात की थी, इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक शाखसाना है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप न सिर्फ ये कि आपका मोटापा है, अगर आपको ब्लड प्रेशर तशखीस हुआ है या आपका साथ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या आपका ख़ानदान में हिस्ट्री है, तो ज़रूर आप अपनी शुगर चेक आपको टेस्ट जरूर कराना है। डायबिटीज के पेशेंट के लिए क्या क्या बड़े खतरात हैं? कौन कौन सी बीमारी, अगर उनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती तो कौन कौन सी बीमारी का पेश खैमा हो सकते हैं? दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो है कि खुद शुगर लेवल के हवाले से क्या चीज़ें हो सकती हैं, और एक है कि शुगर के साथ जो मुंसलिका और अंदरूनी निज़ाम में आपके खराबियाँ आती हैं, उनसे क्या हो सकती हैं। तो अगर हम सिर्फ शुगर के हवाले से बात करें, जैसे शुगर का बहुत लेवल ज़्यादा बढ़ जाना या कम हो जाना, और कभी कभी ये इमरजेंसी सूरत हाल में 400 या 500 से ज़्यादा शुगर हो गया, तो उस सूरत में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होके और उसके साथ कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। और अगर आप इलाज कर रहे हैं तो शुगर लो हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क है, वो भी एक बहुत मतलब एक सॉर्ट ऑफ एमरजेंसी है। लेकिन ज़्यादातर हम बात करते हैं क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस की, और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ जो हैं वो बुनियादी तौर पे मुंसलिका हैं आपके शुगर का असर आता है आपके खून की नालियों पे। और खून की नालियों में दो तरह की नालियाँ, एक जो बड़ी नालियाँ जो मेन ऑर्गन को सप्लाई करती हैं, और बहुत छोटी नालियाँ जो ऑर्गन के कंपोनेंट्स को, उसको मैक्रोवेस्कुलर और माइक्रोवेस्कुलर कहते हैं। तो जब ये नालियाँ इन्वॉल्व होनी शुरू हो जाएं और साथ उसके अगर ब्लड प्रेशर भी शामिल हो जाए, साथ उसके कोलेस्ट्रॉल भी शामिल हो जाए, तो फिर आपको हम कहते हैं कि नालियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल के जमने और इससे एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। तो इसकी वजह से खुदा ना खास्ता एंजाइना का, हार्ट अटैक का खदशा बढ़ जाता है, बड़ी बीमारी, स्ट्रोक हो सकता है। आपकी खून की नालियां बंद होने से वो जो ब्लड सप्लाई मसल को नहीं जाए या टिश्यू को ना जाए तो गैंग्रीन हो सकती है। इसी तरह छोटी छोटी नालियां जो हैं जिसको माइक्रोवेस्कुलर कहते हैं, तो गुर्दों की छोटी नालियों के इन्वॉल्व होने से गुर्दों के से प्रोटीन का अखराज ज़्यादा और गुर्दे फेल होना, आँखों की बीमारियाँ जैसे आँखों के पर्दे के ऊपर ब्लड लीक हो जाना जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं। आपके छोटे छोटे जो नर्व्स हैं उनको भी जो नालियाँ सप्लाई कर रही हैं वो इफेक्ट हो जाएँ तो इसको हम नर्व अपना काम नहीं करते तो न्यूरोपैथी हो जाती है, पाँव सुन्न हो जाना, जलना, दर्द होना, पाँव बेहिस हो जाना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब शुगर की मुंसलिका कॉम्प्लिकेशन है, इसको क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं। और एंड रिजल्ट ये है कि दुनिया में बिनाई के ख़त्म होने की सबसे बड़ी वजह शुगर है, गुर्दों के फेल होने की सबसे बड़ी वजह शुगर है, और ये टांगों के काटे जाने की जिसको एम्पुटेशन कहते हैं, गैंग्रीन होने की, ट्रॉमा के बाद सबसे बड़ी वजह शुगर है। यानी शुगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा मोहतात है। कंट्रोल कैसे रखी जा सकती? कंट्रोल शुरू होता है जी आपके लाइफस्टाइल से। मतलब बेसिकली शुगर को मैं मजाकन कहता होता कि शुगर आप यूँ समझ लें कि आपकी एक दूसरी शादी हो गई है, इट्स योर सेकंड वाइफ। तो जिस तरह आपको बीवी के नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं या बीवी को शोहर के नखरे बर्दाश्त करने, दोनों तरह से ठीक है, तो उसी तरह से आपको जैसे उसका पल पल ख्याल रखते हैं अच्छे लोग, तो वो जो पल पल ख्याल है जी कि आपने उसका उठने बैठने का सारा ख्याल करना है सब, तो इसको अगर आप साथ लेके चलें, डिसिप्लिन के साथ लाइफ गुजारें तो बड़ी आसानी से कंट्रोल हो सकता है। तो स्टेप 1 तो है जी कि आपके लाइफस्टाइल में फ़िज़िकली एक्टिव होना। जितना आप रेगुलर वॉक करते हैं, वर्जिश करते हैं, चलते हैं, और कहा जाता है कि कम से कम 30 मिनट रोज़ाना हफ्ते में 5 दिन ज़रूर वॉक करनी चाहिए। इवन नॉर्मल बंदों को भी, डायबिटिक को तो शायद इससे भी ज़्यादा करने हो। तो एक तो है कि आप वॉक और फिज़िकल एक्टिविटी, सुस्त बैठने से शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सभी बढ़ता है। तो एक तो है जो फिज़िकल एक्टिविटी, दूसरा है खाने में एतदाल। अभी आपने शुरू में कहा था जी कि सिर्फ मीठा बंद करना है, सिर्फ मीठा बंद नहीं करना है, ओवरऑल हमने एक वर्ल्ड ओवर कहते हैं जी कि एक तो कैलोरीज को भी काउंट करें, लेकिन कैलोरी से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को काउंट करें। तो उसमें आपने खाने में जो मिकदार है निशास्तों की उसको कम रखना है, ठीक है। बहुत से लोगों को जैसे ही शुगर की तशखीस होती है तो उनको एक नई सिरे से क्रेविंग शुरू हो जाती है कि अब उनको मीठा बहुत अच्छा लगने लग जाता है जब उन्हें मना किया जाता है। तो उसमें मीठे में भी है कि कुछ इस तरह की मीठी चीज़ें हैं जिसको आपने खाया और खाने के साथ ही वो मतलब जज़ब हुआ और शुगर लेवल फौरी तौर पे बढ़ गया, और कुछ चीज़ें हैं जिसको आपने खाया है तो उनकी टोटल मिकदार उतनी ही, लेकिन वो शुगर का लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती हैं। तो आपने वो वाले खानों की सिलेक्शन करनी है जो शुगर लेवल को तेज़ी से नहीं बढ़ाते, ठीक है। सो दूसरा आपका आ गया जी कि आपने खाने में एहतियात करनी है, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल आपका, आपके ये हम
समझाने के लिए मैं अपने जो स्टूडेंट्स को हैं उनको बताता हूँ कि 3 चीज़ें हैं, वॉक मोर, ठीक है, और ईट लेस एंड स्लीप बेटर। ये जो पुरसकून नींद, और उस पुरसकून नींद के लिए साथ जो बाकी लवाजमात हैं, आपका टेंशन फ्री होना, स्ट्रेस कम होना, वो भी शामिल है। तो ये तो हो गया इनके लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल ये होगा ना कि आप वॉक एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अपनी नींद अच्छे से पूरी कर रहे हैं, कम खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, पोर्शन में खा रहे हैं, तो यकीन माने ना सिर्फ डायबिटीज़ बल्कि बहुत सारे अमराज से आप बच सकते हैं। सो इन सब चीज़ों को प्लीज़ जो है वो ज़रूर देखें। जो अलामात का जिक्र किया है, अगर वो अलामात हैं तो लाजमी तौर पर डायबिटीज़ का टेस्ट कराएं, इसको कंट्रोल रखें, अच्छा लाइफस्टाइल रखें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। सेहत है, जान है तो जहान है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। इससे पहले हमने बात की है जी आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे, कुछ अलामात का जिक्र किया, शुगर को कंट्रोल किस तरह करना है, शुगर पेशेंट को अपना लाइफस्टाइल कैसे रखना है। अब होता क्या है, अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ है ना, खुदा ना खास्ता, तो बार बार वो क्रेविंग होती है, कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है। नेचुरली डायबिटीज़ के पेशेंट को बार बार भूख लगती है। अब इसमें क्या है जी, पोर्शन कंट्रोल करके आप कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं जब आपको भूख लगे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसपे शुगर लेवल कम होता है, जो एकदम से आपकी शुगर को बढ़ाते नहीं हैं। सो आगे क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है तो बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं ड्राई फ्रूट बार बार खाना। तो इसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, चावल रोटी किस मिकदार में शुगर पेशेंट को खानी है, किस तरह से अपनी डाइट को कंट्रोल रखना है, बार बार अगर भूख लग रही है उस सूरत में आपको क्या चीज़ें खानी हैं और क्या चीज़ें नहीं खानी हैं। समन इश्तियाक माहिर ग़िज़ायात हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम समन। थैंक यू सो मच। शुगर पेशेंट की आज हमने बात करनी है, भूख बार बार लगती है। अब आपने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, आपने शुगर को भी कंट्रोल करना है, और जो बार बार भूख लगने वाला एलिमेंट है ना, उसको भी आपने मीट करना है। क्या करना है? अच्छा अना, सबसे पहले तो ये है कि अब जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि शुगर की प्रीवलेंस रेशो जो है हमारी कम्युनिटी में कितनी उसकी शराब बढ़ती जा रही है, और इसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा ये है कि हमारा लाइफस्टाइल और हमारी डाइटरी हैबिट जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। आप ये देखें कि अब आजकल हम देख रहे हैं कि अर्ली एज में बच्चों को डायबिटीज़ होना शुरू हो गई है, और उसके पीछे अगर एवेलुएट किया गया है तो वो ये बेसिकली ये है कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डाइटरी हैबिट्स, कि हम खा तो रहे होते हैं लेकिन हमें आइडिया नहीं होता कि जो हम अपनी बॉडी को फ्यूल दे रहे हैं, फूड जो है जस्ट लाइक अ फ्यूल, क्या हम जो डाल रहे हैं बॉडी में, क्या वो हमारा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, हमारे माइक्रोस कितने हैं, और वो क्यों हमारी जो शुगर लेवल्स हैं उनको पीक पे लेकर जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी जो चीज़ जो आप अपनी बॉडी में डाल रहे हैं उसको देखना कि वो हम खा क्या रहे हैं। हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कहते हैं कि आपने जो है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में खाना है। अक्सर हम देखते हैं कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है, और बहुत स्वेर लगती है कि उनको होता है कि जो आया जैसे आया बस खा लें हम। तो उसमें वो फिर ये हम गलती कर जाते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट्स का अगर एक सोर्स है रोटी, बेसिकली हमारा जो शुगर लेवल है डायबिटीज़, वो आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स है अगर आप उसका इंटेक ज़्यादा करते हैं उसकी वजह से इंक्रीज़ होता है। अब उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली पाया जाता है हमारे अनाज में, हमारे जो ये रोटी है, चावल है, ग्रेन्स है उनमें। उसके अलावा हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो शुगर नेचुरली तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से, वो हमारे फ्रूट्स में है जिसमें फ्रुक्टोज कहा जाता है। उसके बाद हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी दालों में भी है, हमारे दूध के सोर्सेज में भी है। हम अक्सर देख रहे होते हैं कि अगर आप चावल खा रहे हैं तो अक्सर हम उसके बाद दही डाल रहे होते हैं। चावल भी आपका कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है, दही जो है वो भी आपका कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स। जैसे आपने 2 कार्बोहाइड्रेट्स लिए, बॉडी में गया, शुगर पीक लेवल पे गया। तो इस तरह से इसका नॉलेज होना कि किस तरह से हम कौन सी चीज़ें खा सकते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं खा सकते, और किन चीज़ों के साथ आपने कौन सी चीज़ लेनी है ताकि आपका शुगर लेवल जो है वो मेंटेन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो शुगर पेशेंट को अपना दिन में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर रिकमेंड कर दें, क्या करना है? अच्छा ना, सबसे पहले तो ये है कि आपने अपने टाइमिंग्स वो बहुत ज़्यादा मेंटेन करने हैं। अक्सर हम शुगर के पेशेंट्स को बता देते हैं कि आपने ब्रेकफास्ट ये करना है, लंच ये करना है, डिनर। अगर आप टाइमिंग्स नहीं बता रहे तो वो वेस्ट है, उसका भी वो और हमारा भी, क्योंकि टाइमिंग्स बहुत मैटर करते हैं, आपके ब्रेकफास्ट का भी, आपका डिनर का स्पेसिफिकली। हम आजकल देख रहे हैं कि डिनर हमारा लेट नाइट तक जा रहा है, उसके बाद हम सो रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सुबह उठ रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग जब हम शुगर चेक कर रहे हैं फास्टिंग में,
तो वो हमारी ज़्यादा आ रही है। नॉर्मल जो शुगर लेवल है फास्टिंग में वो आपका 70 to 100 है नॉर्मल बंदों का, और वैसे जो है वो 140 है। बट अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका शुगर जो फास्टिंग में है वो 120 तक होना चाहिए, और अगर आपका आफ्टर मील है तो 200 से नीचे होना चाहिए। ये आपने मोनीटर करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने टाइमिंग्स फिक्स कर लें कि ब्रेकफास्ट जो है डेट शुड बी अराउंड 7 to 8, 8 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद लंच है वो आपका 1 से 2, 2 से 3, जो डिनर है वो आइडियली 8 बजे तक मगरिब से पहले पहले जो हो जाना चाहिए। उसके बाद अपने लाइफस्टाइल में आप फिजिकल एक्टिविटी रखें, अपना स्लीप साइकिल जो है साउंड स्लीप जो 7 से 8 घंटे, एक अडल्ट की वैसे भी 6 घंटे भी हो जाए तो वो नॉर्मल है, आप वो कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि जहाँ आपका डाइट का रोल होता है, आपकी लाइफस्टाइल फिजिकल एक्टिविटी का उतना रोल होता है, और उसके साथ कुछ लोग बहुत मेंटेन करते हैं डाइट, बट स्ट्रेस जो है वो आपका शुगर लेवल बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर नाश्ते की हम बात करें तो ब्रेड की जगह क्या रोटी लेना बेहतर है, अंडे की जगह कुछ और चीज, या अंडा भी बेहतर है? नाश्ता क्या होना चाहिए शुगर? अच्छा है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप रोटी लें, और रोटी भी अगर आपने लेनी है तो मल्टीग्रेन, जो जई जो मल्टीग्रेन आटा आता है, गंदम, बेसन, ये इन चीज़ों का लें, इसमें फाइबर कंटेंट पाया जाता है। जो मैदा है आपका वीट, वो आपके शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, वो उसको ना लें, और वो वैसे भी आपको ओबेसिटी ओवरवेट की तरफ लेकर जाता है। और जो आजकल हम ये देख रहे हैं कि इस पे तो बहुत एक रिसर्चेस भी है कि ब्राउन ब्रेड लेनी है, मल्टीग्रेन लेनी है, वाइट ब्रेड लेनी है। वैसे वाइट ब्रेड से ज़्यादा बेहतर है कि आप मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड को ले लें, अगर वो आपके सामने अगर नेचुरली है। आजकल तो कलर्ड और आर्टिफिशियल फ्लेवर से भी किया जाता है, लेकिन यही हम प्रेफर करते हैं कि आप रोटी ले लें जो मल्टीग्रेन गंदम की है या मल्टीग्रेन्स है, जो जई का मिक्स करके एक वो रोटी लें। उसके साथ आप प्रोटीन पोर्शन लें, जिसमें आप अंडा ले रहे हैं, सालन ले रहे हैं, शामी कबाब ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। साथ अगर हमारी जो गलती करते हैं हम ये करते हैं कि रोटी के साथ हम उसी टाइम चाय भी पी रहे हैं फ़ौरन, और हम उसी टाइम हम फ्रूट्स भी ले रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा गैप के साथ लेनी चाहिए कि आप खाने के आधे घंटे बाद या 15 to 20 मिनट्स के बाद आप चाय या कोई फ्रूट जो है एज अ स्नैक आप वो ले सकते हैं। ये होगी ब्रेकफास्ट की बात। उसके बाद आप 10 या 11, 12 बजे कोई 1 या 2 पोर्शन फ्रूट्स के, लो ग्लाइसेमिक, हम डायबिटिक के पेशेंट्स कहते हैं आम, केला, अंगूर, ये जो है जिनके ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है, जो शुगर एकदम बढ़ा देते हैं। अगर आप 2 आम खाएंगे साथ ही आप शुगर चेक करेंगे वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो आप लो ग्लाइसेमिक, जिसमें आप आम, केला, अंगूर के अलावा दूसरे ले सकते हैं। अगर बहुत से लोगों को शौक होता है कि हमने आम खाना है, आम के बहुत शौकीन होते हैं, तो आप उसके 2 से 3 स्लाइसेस ले सकते हैं। एक पोर्शन कंट्रोल में खाई हुई चीज़ कभी आपको नुकसान नहीं देती। आप फ्रूट्स को एज अ स्नैक ले लें, नट्स को एज अ स्नैक ले लें, ब्राउन ब्रेड के साथ एग्जैक्टली आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना, सर्दियों में भी आप ले सकते हैं, और इवन आप समर्स में भी ले सकते हैं। ये बड़ी मिथ है कि हम कहते हैं कि समर्स में हमने बादाम अखरोट नहीं खाने, एक्नी हो जाएगी। तो उसके साथ ये बहुत मैटर करता है कि आपने अपनी हाइड्रेशन कितनी मेंटेन की हुई है। लंच जो है वो आप उसमें सैलेड पोर्शन रखें, रोटी का पोर्शन रखें, एक आइडियली जो हमारी पोर्शन कंट्रोल 6 इंचेस की रोटी होती है ना नॉर्मल, हमारे घर में प्रैक्टिस है वो बड़े बड़े पराठे हम खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो आप नॉर्मल साइज़ की रोटी लें, साथ सालन जो है ग्रेवी आप वो ले सकते हैं। और रात का जो डिनर है आप उसमें भी रोटी वो लें। चावल हम थोड़े से जो राइस है वो उनको थोड़ा अवॉइड करवाते हैं। स्टार्ची वेजिटेबल्स जो होते हैं, आलू, स्वीट पोटैटोस, ये इनको थोड़ा सा मना करवाते हैं कि इन चीज़ों को थोड़ा आपने अवॉइड करना है। सही। डिनर की टाइमिंग और डिनर की सर्विंग। अच्छा अना, डिनर की जो टाइमिंग्स है आपने बहुत अच्छी बात की कि इसको 8 बजे से पहले पहले आपने ले लेना है, और अपने सोने से आइडियली आपने 1 से 2 घंटे पहले खाना खा लेना है, वाइंड अप कर लेना है। उसमें भी कोशिश करें कि आपकी चपाती हो, अदरवाइज आजकल मौसम है तो आप सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वो कहते हैं ना कि ब्रेकफास्ट दैट शुड बी लाइक अ किंग, जो डिनर है वो बड़ा थोड़ा पोर्शन में होना चाहिए, बड़ा लाइट होना चाहिए। और डायबिटिक के पेशेंट्स तो वैसे भी पूरा दिन 2 से 3 घंटे के बाद स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स लेते रहें, लेकिन जो डिनर है वो बड़ा लाइट सा करें, जिसमें आप अगर आप सूप ले रहे हैं या फिर फिश ले लें स्टीम ग्रिल करके, आप जो है बारबेक्यू ले सकते हैं, अदरवाइज आप ब्राउन ब्रेड का सैंडविच ले लें। चावल जो है वो रात में रिकमेंड नहीं करते। इसके साथ हमेशा मैं ऐड करती हूँ ये जो हमारे पैकेज चीज़ें हैं, हमारे जूसेस हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स की बॉटल्स हैं हमारी, इनसे बहुत परहेज़ करें, क्योंकि अगर आपको बहुत क्रेविंग होती है कि मैंने कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है, या अक्सर हमें कहा जाता है कि हमारी डाइजेशन के लिए स्प्राइट ले लें या वो 7 अप ले लें, तो प्रेफर ये करें कि आप फ्रूट जूस ले लें, लेकिन ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं इनसे अवॉइड करें। सही। सो ये है जी, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उन्हें अपने 3 टाइम खाने का ख्याल इस तरह से रखना है।
और इसके दरमियान अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो आप फिर भी कंट्रोल पोर्शन में कोई चीज़ ले सकते हैं जो आपके डायबिटीज के लेवल को जो है वो बहुत ज़्यादा हाई ना करे। इसके अलावा आपके लाइफस्टाइल में वॉक बहुत ज़रूरी है, आप एक्सरसाइज करें, और मोटापे का अगर आप शिकार हैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या करनी है, कुछ आप ग्रीन टी वगैरह का इस्तेमाल किस टाइम पे कर सकते हैं। अच्छा अना, इवन अभी रिसर्चेस आई है कि अगर आप ओवरवेट है और मोटापा है तो अगर आप वेट कम करते हैं लो कैलोरीज डाइट पे जाके, लो कार्ब्स डाइट पे जाके, तो आप डायबिटीज़ को, प्री डायबिटीज़ को रिवर्स तक कर सकते हैं। उसमें बेसिकली ये है कि आपने लो कार्बोहाइड्रेट्स और लो कैलोरी डाइट, जितनी आप अपनी बॉडी में कैलोरीज कम डालेंगे उतना आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड में कम होगा, और जैसे आप कैलोरीज भी कम डालेंगे आपका जो वेट है वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन ज़रूर रखें जो है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लूकोज चाहिए हमें एनर्जी के लिए, बट वही हेल्दी सोर्सेज, मल्टीग्रेन, होल ग्रेन्स, जो हमारा जो जई, गंदम, ये वाली है, जो ब्राउन ब्रेड है, इनका करें। कार्बोहाइड्रेट्स के जो सोर्सेज, जो हमारा जंक फूड है, उनकी तरफ ना जाए। टाइमिंग्स को फिक्स कर ले, पोर्शन कंट्रोल में कर ले, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाइड्रेशन, स्लीप साइकिल, ये सब लेकर चलेंगे तो आप वेट भी कम कर सकते हैं और अपनी डायबिटीज को भी कंट्रोल। सही, तो यानी सिर्फ ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए नहीं, ये डाइट प्लान सभी लोगों के लिए है। वो लोग जो वेट कम करना चाहते हैं, वो लोग जो चाहते हैं उनकी स्किन अच्छी हो, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, अपनी स्लीप का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, तो ना सिर्फ आप ये डायबिटीज और दूसरे अमराज को कंट्रोल कर पाएंगे बल्कि आपका लाइफस्टाइल भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाजत दीजिए, कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।